वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये जो क्लास है हमारा, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट क्लास है। इसमें हमने लास्ट क्लास में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। अब जो है जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये लास्ट पार्ट है और इसी के साथ साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी आपकी क्वेरीज होगी उन सबको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यदि आप हमारे पास अपनी क्वेरी भेजते हैं तो आइए हम लोग जो इस पार्ट पर डिस्कशन रह गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के रिगार्डिंग उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। एजेंट की ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट जो कि दिया हुआ है सेक्शन 209 से लेकर के 218 तक। तो सिंपल सी बात क्या चीज है, जनरल कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे, कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं दिया गया और इसको मैंने कोशिश किया हुआ है कि जो भी आपको मैं पढ़ाता हूं या जो भी चीजें डिस्कस करता हूं उसको मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल स्पेसिफिक जो है सो लीगल टर्म में ना जाकर के कॉन्सेप्ट को एक ल्यूसिड और सिंपल वे में डिस्कस करें हम आपसे। तो आइए पहले जो है सो देखते हैं कि ड्यूटीज ऑफ एजेंट की बात है। टू कंडक्ट द बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल, क्योंकि जो प्रिंसिपल के डायरेक्शन होते हैं वही एजेंट के राइट्स होते हैं और एजेंट यदि अपने राइट्स अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर के कोई भी एक्ट करता है उसके लिए प्रिंसिपल बाउंड नहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस इज द टू बाउंड द कॉमन प्रिंसिपल, टू बाइंड द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स डन बाय द एजेंट, दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट टू कंडक्ट only to the extent whatever the direction given by the principal. So the first duty is to conduct the business in accordance with the directions given by the principal. Next, to work with reasonable diligence and skill. ये तो सीधी सी बात है कि आपको जो है सो हमेशा प्रूडेंशियली करना होगा, रीजनेबिलिटी दिखानी होगी। तो इसमें रीजनेबल केयर, ड्यू डिलीजेंस एंड स्किल जो है सो आपको दिखाना ही है। टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल ऑन डिमांड। जब भी प्रिंसिपल आपको कभी भी कोई डिटेल मांगता है, कभी भी कोई अकाउंट्स में कोई हिसाब किताब मांगता है, कोई इंफॉर्मेशन मांगता है रिगार्डिंग द बिजनेस डील्स यू हैव डन और यू आर गोइंग टू डील, उसके इसमें आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। टू कम्युनिकेट विद हिज प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफिकल्टी एंड सीक इंस्ट्रक्शंस। कई बार होता है कि जो है सो आपने जो है सो ये चीज रखा हुआ है कि अपने प्रोडक्ट के सेल के लिए कि ऑब्वियस बात है कि फिक्स प्राइस तो नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी बेचना है, हाउस प्रॉपर्टी बेचना है तो वहां पे फिक्स प्राइस तो नहीं है कि ये 1 CR का होगा या 2 CR का होगा। हो सकता है कि 2-4-5 लाख रुपए नीचे भी हो, ऊपर भी हो, या कई बार होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो बोलते हैं कि घर तो बहुत अच्छा बना हुआ, इसमें कुछ एडिशन इस तरह से हो जाता है कि ऐसा है कि गैलरी में जो है इस तरह से आप जो है पूरा ग्लासेस वगैरह फिट कर देते हैं या एसी जो है यहाँ के बदले वहां हो जाता है। इन सच केसेस इफ यू हैव नॉट बीन ऑथराइज्ड अर्लियर फॉर सच थिंग्स यू विल हैव टू डिस्कस, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि यही बिजनेस हाथ से न निकल जाए। इन सच ए केस आप क्या करोगे, तो वहां पे अपने जो भी आपके प्रिंसिपल हैं जिनका बिजनेस है उनसे जरूर कम्युनिकेट करोगे और उनसे फर्दर इंस्ट्रक्शन लेकर के तब जो है सो आप अपने जो थर्ड पार्टी है जिनसे साथ बिजनेस डील करने के हो उनको आप कुछ इंश्योर कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू डज नॉट डू दिस द प्रिंसिपल शैल नॉट बाउंड फॉर दैट एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट शैल बी voidable. Not to deal on his own account without disclosing all the material facts and to the principal, and consent of the principal has been obtained. तो सिंपल सी बात ये चीज है कि आप अपने बदले में अपने तरीके से जो है इस तरह से ना करें जिस चीज की अथॉरिटी नहीं है, तो आपको प्रिंसिपल से हर चीज का कंसेंट लेना होता है। In case the agent deals in the business of agency on his own account without obtaining the consent of the principal has some rights. वो rights क्या क्या है उसको देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ट्रांजैक्शन रेपुडिएट कर सकता है यदि उसे लगेगा कि इस तरह के बिजनेस से मुझे नुकसान हो सकता है और मैंने इसको पहले से ऑथराइज किया नहीं था और ये अपने आप जो है होशियार बन के कर दिया है, तो वो वहां पे उसको रेपुडिएट कर सकता है ट्रांजैक्शन को, यानी कि कैंसिल कर सकता है। टू क्लेम फ्रॉम द एजेंट द एजेंसी बिजनेस अदर देन द एग्रीड रेम्युनरेशन। यदि वो ये चीज करता है कि जो है सो कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ है, मैंने ऐसे बात कर लिया, आप मुझे जो है एक्स्ट्रा कमीशन दो, तो वो चीज नहीं मिलेगी। Agent business other than the agreed remuneration. To remit to the principal all the sums received in the principal's account in accordance with the terms and conditions of contract of agency. तो पहली बात तो ये चीज था कि जो हम रेमुनरेशन की बात कर रहे थे, भाई जितना तुम्हें मिलना था उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या कहता है, टू remit the principal all sums, जो भी पैसा आपको रिसीव हुआ है
प्रिंसिपल रिसीव्ड इन द प्रिंसिपल अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म एंड कंडीशन, तो आपको जो भी पैसा रिसीव हुआ वो प्रिंसिपल के अकाउंट में आपको भेजना पड़ेगा। नॉट टू डेलीगेट ऑथोरिटी और अपॉइंट सब एजेंट, बिना परमिशन के आप जो है सो अपने जो राइट्स हैं ना उसे डेलीगेट कर सकते हो ना सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। टू प्रोटेक्ट, अब ये इवन जो सो प्रिंसिपल की बात हम कर रहे थे, प्रिंसिपल के पास राइट है कि वो जो सो चाहे तो इस चीज को जो है सो वो नहीं डेलीगेट करेगा अपने एजेंट को सब एजेंट अपॉइंट करने के लिए। टू प्रोटेक्ट द प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ हिज डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल। अब एजेंट के राइट की बात करते हैं। ये तो हमने ड्यूटी देखा, प्रिंसिपल के राइट देखे, अब जो ये है एजेंट की राइट्स की बात करते हैं। राइट्स ऑफ एजेंट, राइट्स ऑफ एन एजेंट, ये क्या है, सेक्शन 225 तक है, 219 से, सॉरी 219 से। टू रिटेन मनी आउट ऑफ द सम्स रिसीव्ड इन एजेंसी बिजनेस, टू रिसीव द एग्रीड रेम्युनरेशन, नॉर्मल सारी चीजें हैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा ये चीज नहीं लगाना है। राइट ऑफ लेन ऑन प्रिंसिपल्स गुड्स पेपर्स एंड अदर प्रॉपर्टी, भाई आप डील करने जा रहे हो तो आपके पास तो इतने राइट्स होने ही चाहिए इन जनरल कि आप वहां पर जो कुछ डॉक्यूमेंट्स आप उसको दिखा सको, तो इन चीजों का लेन आपका राइट आपके पास होना चाहिए। To be indemnified by the principal against the consequences of all lawful acts done in exercise of the authority conferred to him, यदि आपने इंट्रा वायरस एक्ट किया है, बोनाफाइड एक्ट किया हुआ है, तो उसमें यदि कोई लॉस आपका होता है तो वो सब भी आपको मिलेगा। दूसरी बात ये चीज है कि आपने सारा जो है सो रिजनेबल तरीके से किया हुआ है, लीगल टर्म में किया हुआ, और यदि आपको कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भी भरपाई आपका प्रिंसिपल ही करेगा। To claim compensation for injury caused because the principal's neglect or want of skill. So, what an agent is personal, when an agent is personally liable, कब personally liable होगा? Usually नहीं होता है, लेकिन कब होगा? सीधी सी बात है कि फॉरेन प्रिंसिपल है, कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर ए मर्चेंट रेजिडेंट अब्रॉड, तो यहाँ वाला बंदा उसको विदेश तो पकड़ने जाएगा नहीं, तो उस केस में अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल का पता ही नहीं है कौन है नहीं है, ऐसे सिचुएशन में प्रिंसिपल कैन नॉट बी स्यूड, प्रिंसिपल जो है उसे स्यू कर ही नहीं सकते हो, माइनर है, तो ऐसे केस में जो है सो क्या होगा, या कुछ इस तरह का है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट हुई थी उस टाइम में तो वो जो है सो क्या था, साउंड माइंड का था, लेकिन बाद में साउंड माइंड का हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? ऐसे सिचुएशन में जो है सो, और आपने प्रिंसिपल एजेंट ने बताया नहीं, एजेंट नहीं बताया तो प्रिंसिपल को तो कर नहीं सकते, तो एजेंट ही पर्सनली लायबल होगा। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपने बताया कि ये प्रिंसिपल है हमारा, इसके बिहाफ पे मैं डील कर रहा हूं और वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। Where the agent has interest in the subject matter of agency, यदि आपका अपना इंटरेस्ट जो है सो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, यदि आपने फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया किसी थर्ड पार्टी के साथ, एजेंट अपना जो है सो राइट को एक्सीड करता है और प्रिंसिपल उसे रेटिफाई भी नहीं करता है। एजेंट रिसीव्स और पेज मनी, कुछ इस तरह का जो है ब्राइबरी वगैरह इस तरह से कुछ यदि आप करते हो, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। एक्सप्रेस एग्रीमेंट्स फॉर पर्सनल लायबिलिटी, यदि इस तरह का एग्रीमेंट हुआ है कि एग्रीमेंट की जो है इन सिचुएशन में ये आपकी पर्सनल लायबिलिटी होगी, तो वहां भी होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ओन नेम एंड वेयर ट्रेड यूजर कस्टम मेक्स एन एजेंट पर्सनली लायबल, तो ये सारे दे रखे हैं कि कब एजेंट पर्सनली लायबल होगा। Agent with special interest, factor or auctioneer can sue and be sued personally. केस भी है, सुब्रमण्य वर्सेस नारायणा का केस है, इसके केस में भी जो है दिया कि जब आप जो है यहाँ पे ये लोग जो है इनके अगेंस्ट में जो है सूट भी फाइल किया जा सकता है। एक्शन अगेंस्ट एजेंट और प्रिंसिपल, वेयर द एजेंट इज पर्सनली लायबल, अ पर्सन डीलिंग विद हिम मे होल्ड ईदर हिम और द प्रिंसिपल और बोथ ऑफ देम। इस ऐसे केस में क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट की सेवरल और जॉइंटली होती है, सेवरली यानी कि अलग अलग इंडिविजुअली भी और जॉइंटली भी होती है। अब एक्सक्लूसिव लायबिलिटी की बात करें, वेयर ए पर्सन हैज मेड कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट एंड इंक्लूड सच एजेंट टू एक्ट अपॉन इट इन द बिलीफ दैट ओनली हिज प्रिंसिपल वुड बी हेल्ड लायबल, सच दैट पर्सन कैन नॉट लेटर ऑन शिफ्ट द लायबिलिटी ऑन टू द एजेंट। मींस यहां पे क्या करते हैं कि एजेंट के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उसमें आपने स्पेसिफिकली दे दिया कि इसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा, इस तरह का एग्रीमेंट एंटर होता है, तो वहां पे एजेंट को नहीं किया, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ही लायबल होगा।
induces the principal to act upon it in belief that only this agent would be held, या जहां पे ये कहा कि सिर्फ एजेंट ही लायबल होगा। नेक्स्ट है एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। When agency is created for securing some benefit to the agent, जहां सीधी सी बात है, जहां पे पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा वहां पे वही लायबल होगा। Interest should exist at the time of creation of agency. Agency couple cannot be terminated to prejudice of such interest. And agency coupled with interest does not terminate even on the death or insanity of the principal. Means कि जहां पे इंटरेस्ट है वहां तो एजेंट लायबल होता है, यहाँ पे ऐसे को टर्मिनेट भी नहीं किया जाता है। ऐसे तरह के एजेंसी जो होंगे वो इररिवोकेबल होंगे टू द इंटरेस्ट ऑफ सच एजेंसी। इररिवोकेबल एजेंसी की बात करें, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, पार्ट एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी बाय एजेंट, वेयर द एजेंट हैज पार्ट एक्सरसाइज अथॉरिटी द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी। कुछ थोड़ा सा उसने ये कर लिया तो प्रिंसिपल चाहे कि मैं इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट को जो है टर्मिनेट कर दूं, वो नहीं कर सकता है। पर्सनल लायबिलिटी इनकर्ड बाय एजेंट, उसने जो है सो इनकर्ड पर्सनल लायबिलिटी क्या है, एजेंसी इज इररिवोकेबल। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करें, जनरल रूल, जनरल रूल क्या है, कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर एक्ट which he has special grant to perform personally, जिसके लिए उसे खुद करना है उसके लिए वो सब एजेंट नहीं अपॉइंट करेगा या किसी और को नहीं अपॉइंट करेगा। इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन ये तो जनरल रूल है। एक्सेप्शन क्या है कि कस्टम और यूजेज ऑफ ट्रेड जो है इस तरह की बात करता है, where the power of the agent to delegate is implied and when the principal is aware of intention of agent to appoint sub agent। ये चीजें होगी तो ये सब एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं, यहाँ पे ऑथोरिटी डेलीगेट किया जा सकता है। When principal permits, principal जब permit कर देगा, if the nature of the agency that sub agent is required, तो वहां पे acts to be done is purely ministerial, not involving confidence or use of discretion, where unforeseen emergency। तो ये सब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में ही नहीं है कि जब कोई लॉ बन जाता है यानी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो उस केस में कोई अनफोर्सिन इवेंट हो जाता है, जब जो है सो जो बिजनेस है उसमें जरूरी है, जब सब एजेंट अपॉइंट करना जरूरी है, तो ऐसे केस में जो है सो ये अलाउ हो जाता है। लीगल रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट एंड एजेंट, ये ट्राइपार्टाइट जो होता है इसमें क्या होगा, इफ सब एजेंट इज प्रॉपर्ली अपॉइंटेड, प्रिंसिपल इज बाउंड टू द थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। आपने परमिशन दिया था, या जो एक्सेप्शन हमने देखा है कि वहां पे उसको परमिशन दिया था, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में है, या बिजनेस इस तरह की डिमांड करता है, तो वहां पे सब एजेंट के लिए भी प्रिंसिपल उतना ही लायबल होगा। The agent is responsible to the principal for the acts of civil। थर्ड पार्टी के लिए तो प्रिंसिपल लायबल होगा, लेकिन प्रिंसिपल के लिए सब एजेंट के जो एक्ट है उसके रिगार्डिंग एजेंट लायबल होगा। सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट फॉर द एक्ट्स डन बाय हिम। ऑब्वियसली द सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग। तो यहाँ पे जो है जो रिलेशन है ये इस तरह से 3 लेयर का रिलेशन बनेगा। यहाँ पे जो है प्रिंसिपल, एजेंट, सब एजेंट एंड थर्ड पार्टी। यूजुअली आप देखते हो कि प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल के लिए एजेंट डायरेक्टली लायबल होता है, लेकिन जब ये सब एजेंट आ जाता है और ये थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, सब एजेंट आ जाता है, तो ये रिलेशन जो है इसके साथ इसका प्रिंसिपल कौन हो जाता है, सब एजेंट का प्रिंसिपल एजेंट हो जाता है। तो यहां पे जो रिलेशन इसका इसके साथ था वही रिलेशन इसका इसके साथ है, लेकिन इसका रिलेशन इसके द्वारा भी जो कुछ किया गया हुआ हो वो इसी के साथ रहेगा, यदि सब कुछ लॉफुली है तो। The sub agent is not responsible principal except in case of fraud। डायरेक्टली प्रिंसिपल के लिए कभी नहीं लायबल होगा यदि ये विलफुली रॉन्गफुल एक्टिविटी करता है इसके अलावा, अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ एजेंट के लिए लायबल होगा क्योंकि इसको इसने अपॉइंट किया हुआ है। यदि प्रॉपर्ली नहीं अपॉइंटेड है तो ऐसे केस में प्रिंसिपल, सीधी सी बात है, प्रिंसिपल क्यों बाउंड होगा, उसके बाद थर्ड पार्टी के लिए नहीं बाउंड होगा। एजेंट जो है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी दोनों के लिए फिर रिस्पॉन्सिबल होगा। सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल एजेंट फॉर द एक्ट डन बाय हिम, और सब एजेंट प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट, ये हमने देखा कि प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एजेंट
एक्ट्स ऑफ एजेंट, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का ये बेसिक चीज है। व्हेन एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, तो जिस लिमिट तक वो जो है एक्सीड करता है उसके लिए प्रिंसिपल नहीं होगा। प्रिंसिपल कब होगा? यदि वो रेटिफाई करता है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। यदि एग्रीमेंट है तो रिवोकेशन, प्रिंसिपल कैन रिवोक द अथॉरिटी एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड। यानी कि आप जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज है कि जो एक्सेप्टेंस और आप ऑफर एक्सेप्टेंस देखा था कि जब तक उधर से एक्सेप्टेंस नहीं होता है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। तो इसी तरह से है कि यदि परफॉर्म नहीं किया गया हुआ है तो उससे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है। यदि एजेंसी कंप्लीट हो, कपल्ड विद इंटरेस्ट है, द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द एजेंसी टू द प्रेजुडिस ऑफ सच इंटरेस्ट the agent after the authority has been partly exercised। यानी कि यदि जो है सो एजेंट ने अपना कुछ पार्ट एक्सरसाइज कर लिया है तब भी प्रिंसिपल उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकता है। यदि एजेंसी फिक्स पीरियड के लिए है, प्रिंसिपल मस्ट मेक कंपनसेशन टू द एजेंट फॉर प्रीमेच्योर रिवोकेशन ऑफ एजेंसी विदाउट सफिशिएंट कॉज। रिवोकेशन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड बाय द एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी। यदि एजेंट जो है बिजनेस रिनाउंस कर रहा है, renunciation may be expressed or implied when agency is for fixed period, the agent must make compensation। जैसे कि उसमें वो यदि प्रिंसिपल प्रीमेच्योर टर्म में जो है रिवोक करता है तो उसे करना पड़ता है, यदि एजेंट करेगा तो इसे भी जो है सो कंपनसेट करना पड़ेगा, यानी कि जो डिफॉल्टिंग पार्टी रहेंगे उन्हें करना पड़ेगा। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी टर्मिनेट होता है, तो कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी, जो पर्पस था वो आपने पूरा किया। डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, ऐसे केसेस में जब डेथ ही हो जाएगी, इंसैनिटी हो जाएगी तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। तो ऐसे केसेस में प्रिंसिपल और एजेंट बीइंग ए कंपनी इज डिसॉल्व, यदि कंपनी है तो जैसे इंडिविजुअल के केस में डेथ और इंसैनिटी होती है उसी तरह से कंपनी के केस में डिसोल्यूशन होता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी यदि डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उस केस में प्रिंसिपल बीइंग इंसॉल्वेंट एंड एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड वेयर एजेंसी वाज फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। तो ये सारे जो है सो हमने देखा कि जो है सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में टर्मिनेशन के पार्ट थे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट किया एंड आई होप कि आप लोगों को जैसा हम कोशिश करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दें वो दिया। इन केस आप लोगों को क्वेरी रहती है तो जरूर 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 हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे ईमेल आईडी पर लिखें और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा देखें। आपको इस वीडियो को देखने में ना कोई पैसा लग रहा है ना कुछ लग रहा है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छा है और हम आने वाले समय में इस पे क्वेश्चन आंसर सीरीज भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का निकालेंगे, उस चीज को भी जो है सो आप लोग जरूर देखें। फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंपनीज एक्ट का स्टार्ट करेंगे, जो कि जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। टिल देन